हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं इकोलॉजी और इकोलॉजी में हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस फिनिश कर लिया। अभी मैं इकोसिस्टम अभी नहीं करा रही हूँ आपको। इकोसिस्टम से पहले मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पहले करवा रही हूँ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मैं आपको पहले फिनिश करा रही हूँ। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये जब हम +1 का पहला चैप्टर करते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था, फिर से बताऊंगी। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायो और डाइवर्सिटी से ये बना हुआ है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, यानी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं ऑन अर्थ। तो ये वैरायटी हो गई और वैरायटी की कंजर्वेशन यानी इनको बचाने के बारे में हम इस पे बात करेंगे। तो वैरायटी के बारे में काफ़ी बात हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, वो सारी बात हम दोबारा भी करेंगे। ठीक है, जो हमने +1 में की तो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग इस चैप्टर की इस तरीके से हो रही है कि अगर कोई एलियन किसी दूर की गैलेक्सी से यहाँ पे हमारे अर्थ में विजिट करे तो सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली चीज़ उसको ये होगी कि यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कितनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है। सो इवन फॉर ह्यूमंस रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच दे शेयर विद प्लानट। इवन कि अगर हम एलियंस की बात करें यहाँ पे कि वो हैरान होंगे। अगर हम अपनी भी बात करें, अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम कोई नई जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेन से हम लोग बर्फीले इलाके पे जाते हैं, वहाँ पे हम और नए ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। कोस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसे लैंड पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम और नए ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। तो अर्थ पे ही हम लोग खुद हैरान होते रहते हैं अपने आसपास वैरायटी देख करके। तो कॉमन मैन जो है उसको ये सोचना और ये मान लेना बहुत मुश्किल होगा कि आंट्स यानी कि चींटियों की भी 20,000 स्पीशीज़ हैं, यानी चींटियाँ भी 20,000 वेराइटीज़ चींटियों की ही देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और बीटल्स की ही 3 लाख। आम बंदा कहेगा नहीं भाई, चींटी तो चींटी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे और क्या कह देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पंजाबी में नहीं कहते पूरी कीड़ी और एक काली कीड़ी। एक ब्राउन होती है पूरी मतलब ब्राउन, और एक होती है काली कीड़ी ब्लैक, है ना। तो हमारे तो ये पता है सबको, लेकिन 20,000 वेराइटीज़ होती हैं, क्या कोई विश्वास कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो 20,000 स्पीशीज़ होती हैं आंट की और बीटल्स की 3 लाख। विश्वास ही नहीं कर सकते, राइट। आम लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वी बीइंग बायोलॉजिस्ट हम लोग तो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज़ फिशेज़ की 28,000 होती हैं। हमने बहुत कुछ ही सुनी होती हैं, कुछ ही देखी होती हैं। 28,000 स्पीशीज़ होती है लेकिन। और ऑर्चिड्स की 20,000 स्पीशीज़ होती हैं। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इनके, ऑर्चिड्स के गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और 20,000 स्पीशीज़ इनमें हमें देखने को मिलती हैं। इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कुछ सवालों के क्वेश्चंस ढूंढने में लगे हुए हैं, जैसे कि इतने स्पीशीज़ क्यों हैं, इतनी हिस्ट्री क्या शुरू से ही इतनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी के बारे में हमें कैसे पता चला, हाउ एंड वाई ये इतनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कैसे बने, क्या अगर डाइवर्सिटी डिफरेंट होती तो ये अलग तरीके से काम करती, क्या ह्यूमंस कैसे फ़ायदा लेंगे इस डाइवर्सिटी से। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गए सारे रिसर्च फील्ड्स जो हमने क्वेश्चंस देखे अभी। तो अभी हम बायोडाइवर्सिटी पे मेन चैप्टर कंटेंट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ओवर करने के बाद अब हमारी बायोस्फीयर में कह रहे हैं इमेंस डाइवर्सिटी यानी वैरायटी देखने को मिलती है हमें, ना ही सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे बल्कि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इवन की मॉलिक्यूल्स से लेकर के बायोम्स तक। ठीक है, देन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज हो गई थी बाय एडवर्ड विल्सन, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कंबाइंड डाइवर्सिटी सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है। सो डाइवर्सिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम डाइवर्सिटी रहती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज़
की डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे हाई डाइवर्सिटी शो करते हैं ये, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन मेडिसिनल प्लांट जो है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है। इसी के जीन्स में, अलग अलग प्लांट के जीन्स में हमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। और क्या हमें इसके जीन्स की वजह से इसमें क्या वैरायटी देखने को मिलती है, अलग थोड़ा थोड़ा जीन्स में चेंजेस आने के कारण इसका एक केमिकल होता है इसके अंदर रेसरपिन, ठीक है। इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। इसको एक्चुअली हम मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये केमिकल प्रोड्यूस करता है, ये वाला केमिकल प्रोड्यूस करता है रेसरपिन, ठीक है। इसकी ही पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग अलग होती है इसके अलग अलग प्लांट्स में। इंडिया में अगर देखा जाए राइस की वैरायटी की अगर हम बात करें, इंडिया में अगर हम राइस की वैरायटी की बात करें तो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स इसके हमें देखने को मिलते हैं, और मैंगो की 1,000 वैरायटीज़, ठीक है। हमें तो कुछ ही वैरायटीज़ मैंगो की पता होती हैं, लेकिन 1,000 वैरायटीज़ इसकी देखने को मिलती हैं। लेमैन को बहुत कम पता होती हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, तो पहले होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ सेम है लेकिन इन्हीं में आगे वैरायटीज़ और केमिकल कंसंट्रेशन ये सब डिफरेंट हैं। देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, अब यहाँ पे जीनस एक हो, जीनस के अंडर काफ़ी सारे स्पीशीज़, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज़ लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं देन ईस्टर्न घाट्स। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, फॉर एग्जांपल इन इंडिया इकोसिस्टम लेवल के हिसाब से डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्टरीज, एल्पाइन मीडोज, इनमें इकोसिस्टम्स में काफ़ी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। हमारे इंडिया में यानी कि अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं नॉर्वे जैसे कंट्री से बहुत ज़्यादा। तो इकोलॉजी की डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, स्पीशीज़ यानी एक जीनस के अंदर काफ़ी सारे स्पीशीज़ हमें देखने को मिलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीनस और स्पीशीज़ सेम है और जीन्स का कुछ डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर एवोल्यूशन टू अकोमोडेट दिस रिच डाइवर्सिटी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट होने में, ठीक है। बट हम कुछ ही 100 सालों में ये सारी स्पीशीज़ खो सकते हैं, इतना मतलब स्पीशीज़ लॉसेस कर सकते हैं, सारी नहीं मतलब काफ़ी लॉस में आ सकते हैं अगर हम इनका ख्याल ना रखें। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आज एनवायरमेंटल इशू में है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, ये आजकल हम लोग के ज़्यादा ध्यान में है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की हमें आजकल समझ आ रही है। ठीक है, तो ये हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ, और इंडिया में कितनी है और अर्थ में कितनी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड्स काफ़ी चेंज होते रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 ये रिकॉर्ड है जो हमें याद करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है। जिसे हम आज की डेट में नियरली 1.7 मिलियन के आसपास कह देते हैं, वैसे हमें यही लर्न करना है, ठीक है, जो IUCN 2004 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी बुक में ये भी है। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि टोटल कितने डिस्कवर्ड हैं, ठीक है। ज़्यादातर सोचा जाता है कि 5 से 30 मिलियन तक इनकी स्पीशीज़ हो सकती हैं, रेंज करता है, बट हमें कोई आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया इसका नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे डिस्कवर होने वाले और डिस्क्राइब होने वाले स्पीशीज़ रहते हैं। काफ़ी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स में स्पीशीज़ इन्वेंट्री काफ़ी कंप्लीट, ठीक है। अगर टेम्परेट रीजन्स में, क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि टेम्परेट रीजन्स में अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर स्पीशीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में एक्चुअली वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उनको काफ़ी डिस्कवर नहीं कर सके हैं अभी तक।
अभी एक्सट्रीम, अगर मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि 5 से 30 मिलियन तक का एस्टिमेट लगता है, लेकिन एक्सट्रीम अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एस्टिमेट जो अभी तक लगाया गया है वो है 20 to 50 मिलियन का, ठीक है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव एक्सट्रीम जाता है यहाँ तक 20 से 50 तक। अगर कंजर्वेटिव देखा जाए तो रॉबर्ट मे ने साइंटिफिकली एस्टिमेट लगाया था, रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन का, कि इतनी हो सकती है, ठीक है। ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एस्टिमेट था ग्लोबल स्पीशीज़ का, जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का, जो रॉबर्ट मे ने लगाया था। तो रॉबर्ट मे का नाम यहाँ पे हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि रॉबर्ट मे के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने बेसिकली क्या एस्टिमेट लगाया था, ठीक है बच्चा। तो कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हम देखते हैं अर्थ की बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ करंटली अवेलेबल स्पीशीज़ इन्वेंट्री। कुछ जो इंटरेस्ट हमारे पास अभी जितने डिस्कवरीज हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। मोर देन कह रहे हैं जितनी टोटल डिस्कवर्ड हैं स्पीशीज़ उससे 70 से ज़्यादा % एनिमल्स की है, और जो प्लांट्स में है, ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स में आते हैं एल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब प्लांट्स में आते हैं। ये 22% ऑफ द टोटल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, नियरली 10,000 स्पीशीज़, ठीक है, इंसेक्ट्स में है। और नियरली ये भी एनिमल्स का अगर देखा जाए ओवरऑल स्पीशीज़ में एनिमल्स 70% से ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में भी देखा जाए तो 70% से ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। तो टोटल ऑर्गेनिजम्स का 70%, टोटल ऑर्गेनिजम्स का 70% एनिमल्स हैं और एनिमल्स का 70% इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। फंगस की इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं अर्थ पे कि फंगस की स्पीशीज़ अगर वर्ल्ड पे टोटल लगाई जाए तो टोटल कंबाइंड स्पीशीज़ ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की मिला करके टोटल जितनी स्पीशीज़ बनती हैं उनसे भी ये ज़्यादा हैं, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी इज़ डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज़ नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ मेजर टैक्सा के अकॉर्डिंगली कितने स्पीशीज़ किस में आते हैं। सो वर्टिब्रेट्स का ग्रुप अगर हम सबसे पहले देखें तो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में आते हैं इंसेक्ट्स, मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप्स। तो सबसे ज़्यादा ये डायग्राम्स ही आपको आ जाती हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है कई बार, ठीक है, लेकिन रेशोज़ भी आपका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो देख रहे हैं हम इनवर्टिब्रेट्स में यहाँ पे इंसेक्ट्स और बाकी एनिमल ग्रुप्स इतने हैं, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क इस तरीके से आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा 50% के आसपास। ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि 50% की बात हो रही है, तो 50% फिश है, मैमल्स और बर्ड्स, फिर है ये बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस और ये मैमल्स, इस तरीके से वर्टिब्रेट्स हैं। और प्लांट्स में देखा जाए, वर्टिब्रेट्स में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन बर्ड्स का थोड़ा ज़्यादा, देन मैमल्स और एम्फीबियंस में स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं। देन ये स्पीशीज़ वैरायटी, इनका नंबर टोटल नंबर नहीं है, ये कितनी वैरायटी इनमें है उसका नंबर है, ठीक है। प्लांट्स में देखा जाए, एक्चुअली 2 किंगडम के अकॉर्डिंग पहले फंगस प्लांट्स में आता था, तो उसी अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो फंगस और एंजियोस्पर्म्स एक जैसे, हम जानते हैं कि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, लेकिन 2 किंगडम के अकॉर्डिंग अगर हम फंगस भी इंक्लूड करें तो फंगस में भी काफ़ी वैरायटी है, ठीक है। मॉसेस, फर्न्स, एनालाइज बराबर है और एल्गे एक बड़ा ग्रुप है, देन लाइकन्स। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में बिठानी है, इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको MCQs में आ जाती है।
थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप वैसे आप इसको ध्यान में रखें, ड्रॉ करके देखें। हाँ, यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, इंसेक्ट लिखना काफ़ी रहेगा, यहाँ पे फिश लिखना काफ़ी रहेगा, यहाँ पे एंजियोस्पर्म और यहाँ पे फंगस लिखना काफ़ी रहेगा, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये पाई चार्ट्स आपको ज़रूर अच्छे से आने चाहिए, जो कि प्रोपोर्शनेट नंबर बताता है, परसेंटेज बताता है इन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बेटा प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की एस्टिमेट ये फिगर्स नहीं देती हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक हमें नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, तो प्रोकैरियोट हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी कितनी वैरायटी होगी। ठीक है, एक्चुअली कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए वो सब काफ़ी नहीं भी हैं। अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया देखें तो भी अगर हम उस तरीके से इनकी वैरायटी देखने लगें तो बैक्टीरिया की वैरायटी तो नियरली मिलियंस में जाएगी बेटा। ठीक है, पटाखे बहुत चल रहे हैं आज बाहर, थोड़ा उसका साउंड आ रहा है। चलो, ऑल्दो इंडिया की जो लैंड है वो 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में 8.1% इसका है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कंट्री 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का एक इट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, सो नियरली 45,000 species of plants and twice as many animals have been recorded in India. तो 45,000 species of plants और नियरली 90,000 species of animals हमारे इंडिया में देखने को मिले हैं। हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर जैसे रॉबर्ट मे ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट मे ने बोला, अब रॉबर्ट मे का पीछे भी स्टेटमेंट हमने देखा कि नियरली वो कह रहे हैं कि 7 लाख के आसपास हो सकती है वैरायटी इनकी। ठीक है, एक में ये भी कहते हैं कि 22% ही स्पीशीज़ अभी तक हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं, बाकी अभी डिस्कवर होने वाले हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया पे इस एस्टिमेट को लगाएं, इंडिया में जैसे हम कह रहे हैं कि 45,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के हैं और 90,000 एनिमल्स के हैं, तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम इस एस्टिमेट को कि 22% ही अगर इनको हम माने और बाकी डिस्कवर होने वाले को सोचें, तो हम मान सकते हैं कि नियरली प्लांट स्पीशीज़ 1 लाख से ज़्यादा हैं इंडिया में और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो तो क्या हम कभी भी पूरी सारी स्पीशीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे? ठीक है, तो अगर हम सारी इमेंस मैन पावर ट्रेन कर लें, अपने टैक्सोनॉमिस्ट को ट्रेन कर लें और टाइम भी देख लें, तो भी हम आई थिंक होपलेस रह जाते हैं कि हम इसको कभी भी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं स्पीशीज़, बिकॉज हम लोग जंगलों को और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्योंकि हम उनके हैबिटेट्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि हम नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को पहले ही जला रहे हैं, इवन बिफोर हम सारे बुक्स के टाइटल्स कैटलॉग कर सकें। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी किस पैटर्न में अर्थ में स्प्रेड है, इसकी बात करते हैं। सो प्लांट्स की डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं ना आप लोग एसएसटी में। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, आई थिंक अर्थ के इस तरीके से लैटिट्यूड होते हैं और लंबे तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो ये सब आप करते होंगे अपने सोशल साइंस के टाइम पे। ठीक है, सो डाइवर्सिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स में यूनिफॉर्म नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड शोज रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ये इंटरेस्टिंग पैटर्न्स शो करते हैं और मोस्ट वेल नोन जो है वो लैटिट्यूड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। ठीक है, तो पैटर्न्स काफ़ी दिखाते हैं ये, लेकिन लैटिट्यूड ग्रेडियंट के हिसाब से जिस तरीके से ये डाइवर्सिटी स्प्रेड है वो काफ़ी फेमस है। तो इन जनरल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। In general, species diversity decreases as we move away from equator towards the poles. तो species diversity एक तरीके से कम होती जाती है इक्वेटर से पोल्स तक।
काफ़ी कम एक्सेप्शंस हैं, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स, जैसे कि लैटिट्यूडनल रेंज अगर हो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिक्स की लैटिट्यूडनल रेंज, इनमें जिनकी हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ तक, इनमें ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू, ये ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाते हैं बच्चे, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और गर्म रीजन्स बेसिकली हम लोग इनको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजन्स गर्म, इनमें ट्रॉपिक रीजन में ऐसे होंगे जिनमें कम वैरायटी है, लेकिन ज़्यादातर में ट्रॉपिकल रीजन्स यानी गर्म एरियाज़ में जो है ज़्यादा स्पीशीज़ देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे एरियाज़ यानी कि टेम्परेट और पोलर रीजन्स। टेम्परेट थोड़े ज़्यादा ठंडे होते हैं ट्रॉपिक से, और पोलर तो बिल्कुल ही ठंडे होते हैं, जो कि पोल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिनको हम कहते हैं। अगर हम आगे बच्चे बात करें हम लोग कोलंबिया की, ठीक है, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इक्वेटर यानी जो सेंटर वाला लैटिट्यूड, इक्वेटर यानी जो सेंटर वाला होता है ना लैटिट्यूड, सबसे बड़ा सेंटर वाला लैटिट्यूड जो अर्थ को बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में वो करता है, सराउंड कर रहा होता है। सो कोलंबिया जो इक्वेटर के पास होता है उसमें नियरली 14,000 स्पीशीज़ होते हैं, वाइल 14,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के, वाइल न्यूयॉर्क जो कि थोड़ा उधर 41 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है, उसमें 105 स्पीशीज़ रह जाते हैं, और ग्रीनलैंड जो कि 7 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है, वहाँ पे 56 स्पीशीज़ ही रह जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इक्वेटर के हिसाब से ये चीज़ें किस तरीके से स्प्रेड हैं, ठीक है। इंडिया में जिसका ज़्यादातर लैंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, तो उसमें इट हैज़ मोर देन 12,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, सॉरी 1200, मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ, क्योंकि हमारे रीजन्स ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं। कोलंबिया जो बिल्कुल इक्वेटर पे है उसमें 1400, हमारा इंडिया इसके आसपास ट्रॉपिकल रीजन में ही आ जाता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में ही आ जाता है, लेकिन तो 1200। जो पोलर रीजन्स के आसपास रह जाते हैं यानी टेम्परेट या पोलर है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 105, 56, तो बहुत कम स्पीशीज़ आ रही हैं। तो गर्म एरियाज़ या टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन्स में हम देखते हैं कि ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ट्रॉपिकल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट या पोलर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में, अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर, इक्वेडोर एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, इसमें 10 टाइम्स स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स देखने को मिली हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें एक टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट को, तो इक्वेडोर यानी ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट, ये लाइन क्या कहती है कि एक तो आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के बराबर एरियाज़ के फॉरेस्ट ले लो, तो देखोगे आप ये कि यानी जो गर्म एरिया का यानी ट्रॉपिकल एरिया का जो फॉरेस्ट है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं किसकी, वेस्कुलर प्लांट्स की, एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट the forest covering same amount of land in the temperate region। तो 10 टाइम्स ज़्यादा वैरायटी यानी कि हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट जिसको हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ मानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी अर्थ में। ये घर है 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स का, 3,000 फिशेस का, 1300 बर्ड्स का, 427 मैमल्स का, 427 एम्फीबियंस का, 378 रेप्टाइल्स का, और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स का। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ये रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट, साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ अभी भी डिस्कवर होने वाली हैं और इनके नाम रखे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल्स में क्या ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे ज़्यादा
हमें देखने को मिलती है वैरायटी। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसका आंसर यहीं पे प्रेजेंट है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या है कि उनमें स्पीशीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये कुछ हाइपोथेसिस है, यानी एक एस्टिमेट्स हैं एक तरीके से, जो इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने लगाए कि शायद इन वजहों से यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। हम ठोस रीज़न तो कोई नहीं दे सकते, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या आइडियाज़ लगाए गए हैं कि स्पीशिएशन एक्चुअली क्या, स्पीशिएशन मतलब नई स्पीशीज़ का बनना, तो स्पीशिएशन एक्चुअली इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टेम्परेट रीजन्स में एक्चुअली काफ़ी ग्लेशिएशंस वगैरह होती रहती हैं पास्ट में, यानी उनमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है, काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं काफ़ी सालों तक। तो लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम इनमें मिल जाता है। टेम्परेट रीजन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि कभी बर्फ़ पड़ गई या ग्लेशिएशंस हो गई है ना, तो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड्स हो गई, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसे ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते, तो अच्छे से आराम से नई स्पीशीज़ को बनने वगैरह का टाइम मिल जाता है। तो इस वजह से एक ये कारण माना जाता है। दूसरा कारण, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है या एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे ये लेस सीजनल, जैसे कि जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं इनमें सीज़न बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा कॉन्स्टेंसी रहती है, मोर और लेस कांस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट। यानी कि हमें पता होता है, जब जैसे हम लोग नियरली ट्रॉपिकल रीजन में है, तो हम लोगों को नेचुरली पता होता है हाँ अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है, अब फॉल आने वाला है, अब स्प्रिंग आने वाला है, तो हम लोग को ये सब चीज़ पता होती है, प्रिडिक्टेबल होता है, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि अब कौन सा सीज़न आएगा और कितना नियरली टेम्परेचर रहेगा, ये सब प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन टेम्परेट रीजन्स में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है सीजन्स वगैरह में, तो जिस डिस्टर्बेंस की वजह से उतना प्रिपेयर नहीं हो पाती एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे होती है एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी निशे स्पेशलाइज कर लेते हैं, है ना। निशे हमने क्या किया था, निशे यानी कि एनवायरनमेंट जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है उसमें, ठीक है। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था इकोलॉजी के, ठीक है। तो ऐसी कांस्टेंट एनवायरनमेंट निश्चय स्पेशलाइजेशन करती है और काफ़ी इससे ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी आती है। दो कारण हो गए, ठीक है बच्चे, एक तो ये स्टेबल रहते हैं, दूसरा इनका सीजन भी स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। और तीसरा कारण वो है जिसे हम ज़्यादातर पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में क्योंकि इक्वेटर के पास होते हैं तो यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि सनलाइट से ही प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं और प्लांट्स का ही खाना आगे जाता है। सो यानी कि हायर प्रोडक्टिविटी इस वजह से हो पाती है, जिस वजह से ग्रेटर डाइवर्सिटी भी होती है, ठीक है। तो ये हमने जो किया है पैटर्न्स स्टडी कर रहे हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के, तो हमने अभी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के हिसाब से कि लैटिट्यूड के हिसाब से क्या कैसा होता है और क्यों होता है, इसका आंसर किया। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों अलग अलग वैरायटी है, तो उसके हमारे पास दो कारण आते हैं जो इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस दी है। पहली कि ये टाइम के हिसाब से क्योंकि इधर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं होते। दूसरा कारण कि यहाँ पे सीजन चेंज नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। सो अभी पहला रिलेशन हमने किया है लैटिट्यूड के हिसाब से, दूसरा हम लोग कर रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? ड्यूरिंग दिस पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग इन साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, ठीक है, कि इन्होंने स्टार्ट किया यानी पायनियर किया यानी स्टार्ट किया और एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया साउथ अमेरिकन जंगल्स को, ठीक है, और ऑब्जर्व की, ठीक है, ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे अगर ये थोड़ा लैंड है जिसको मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ, तो इसका मैं अगर कुछ हिस्सा ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ स्पीशीज देखने को मिलेंगे। लेकिन
अगर मैं और एरिया एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा एक बार स्पीशीज़ का नंबर और बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर और देखता हूँ और बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक लिमिट तक। अब इसके आगे मैं एक कुछ और एरिया देखूंगा तो जितना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने 10 ढूंढे थे तो यहाँ पे 15 हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्टली 25 हो गए, तो यहाँ पे 5 का इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पे 10 का इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 30 ही हुए, यानी सिर्फ 5 और डिस्कवर हुए। आगे देखा तो सिर्फ 32 हुए, यानी सिर्फ 2 और डिस्कवर हुए। ये मैं सिर्फ आइडिया बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये नंबर्स कुछ वैसे नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है पहले वैरायटी स्टार्टिंग में एक एरिया एक्सप्लोर करते हैं तो वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहती है, लेकिन और देखते रहेंगे तो वो कम होती रहती है। इसका क्या कारण है देखते हैं हम लोग। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहते थे कि विद इन अ रीजन हम लोग, ठीक है, एक्सप्लोर्ड एरिया ढूंढते रहते हैं, तो उसमें क्या है, रीजन स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। अब इससे क्या होता है, रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला बन जाता है। अगर हम ये जैसे कह रहे हैं कि पहले हम स्पीशीज़ को, ये देखो बच्चे, जैसे हमने थोड़ा सा लैंड, ये एरिया के हिसाब से हम लोग स्पीशीज रिचनेस देख रहे हैं, तो जैसे लैंड बढ़ता जाएगा स्पीशीज़ ये इस तरीके से बढ़ती जाएंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यानी डिस्कवर होती जाएंगी, लेकिन उसके बाद कम डिस्कवर होंगी, फिर और कम डिस्कवर होंगी, क्योंकि हम सेम जंगल डिस्कवर कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हो सकता है हम पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी फिर आगे से आगे कम होती जाएगी, नंबर इनका नया से नया कम मिलता जाएगा, ठीक है। सो लॉग के स्केल पे लगाएं तो इस तरीके से फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको देखनी होंगी कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप ये होता है वैसे, ठीक है, जिसमें s इज इक्वल टू स्पीशीज़ रिचनेस, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट यानी यहाँ पे कितना, इधर कितना नंबर लग रहा है इसका, ठीक है, y इंटरसेप्ट, और a इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, a रेज टू द पावर z है बच्चे, यानी स्लोप ऑफ द लाइन। और इसको अगर लॉग में करोगे तो आप ये आ जाएगा, लॉग मेरे से ज़्यादा आपको आता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस पे ये इक्वेशन क्या है और इसमें लॉग लगा के क्या बन जाता है, ये आपको, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारा लर्न करना होगा, ठीक है। और ये अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। बाद में फिर बच्चे भूल जाते हैं कि मैम ने कौन सा होमवर्क दिया था, मैम कौन सा ग्राफ में दिया था, तो ये मैं पहले बता रही हूँ, ये है होमवर्क आपका, ये वाला ग्राफ आपको दूंगी मैं, ठीक है, बनाने के लिए। और इसमें ये सारा आपको ये इक्वेशन सारी मेंशन करनी है, इसके बारे में थोड़ा लिखना भी है आपको। तो z की जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि z की वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादातर 0.1 से 0.2 तक रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप या रीजन, ठीक है। बेशक हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ब्रिटेन में, या बर्ड्स की बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, या मोलस्क की बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो नियरली ये सब सेम रहता है, ठीक है, नियरली 0.1 से 0.2 तक। तो ये बहुत ही अमेजिंगली सिमिलर है, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है कि अलग अलग एरियाज़ या अलग अलग स्पीशीज़ किसी भी चीज़ की बात कर लो तो उनका स्लोप नियरली सेम रहता है। लेकिन अगर हम पूरे लार्ज कॉन्टिनेंट पे ग्राफ बनाना शुरू कर दें तो जो लाइन, स्लोप ऑफ लाइन होता है वो काफ़ी स्टीपर होता है, यानी कि z वैल्यू 0.6 से 0.1 तक होती है। तो यहाँ पे हम कुछ एरियाज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम पूरे उसकी बात करें, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये काफ़ी स्टीपर वैल्यूज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स होते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, तो स्लोप इज़ फाउंड टू बी 1.15, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये सारा भी आप होमवर्क में मेंशन करेंगे, ठीक है, कि z की वैल्यू कहाँ कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलती है हम लोगों को।
एक और चीज़ है, ये वाला भी आप बना लो, ठीक है। ऐसे करो, बेटा एक ये क्वेश्चन है, उसमें एडवर्ड विल्सन ने डिस्क्राइब किया था, इन सभी में काफ़ी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में और इन 3 में हम लोग करते हैं। ये भी आप इस पर आपको थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करके रख लें, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बनता है आपका। आपका ये भी होमवर्क है, ठीक है। तो ऐसे करो, मैं ऐसे आपको अभी टाइम ही दे देती हूँ, अभी आप इसको ड्रॉ कर लें, अभी लेक्चर के साथ आपको आसान भी रहेगा, ठीक है। फिर आप सबमिट कर देना, मैं उसमें असाइनमेंट क्रिएट कर दूँगी, आप उसमें सबमिट कर देना। ओके, नहीं किया तो अभी पॉज करके कर लो, ठीक है। मैं अगला करवाती हूँ आपको। ऐसे करो, इसको भी कर ही लो तुम लोग नोट सारा, यहाँ पे जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की ये इक्वेशंस,
इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जैसी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे, तो क्या लिखोगे और कैसे ग्राफ बनाओगे वैसा, ठीक है। फिर पिक्चर्स क्लिक करके इसकी सेंड करना। चलो चैप्टर हमारा मेरे ख्याल है कल आई थिंक नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसको सारा आप नोट कर लेना, ठीक है, जो भी रहता है आपका, लेकिन सेंड ज़रूर करना मेरे को, ठीक है। देखना है मेरे को कैसे अटेम्प्ट करते हो आप लोग ये क्वेश्चन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। काफ़ी मायनो अभी पेंडिंग होगा आपका ये लिखना, ये सारी वैल्यूज़ आपको नोट करनी है बच्चे। ये वाली जो इम्पोर्टेंट बताई मैंने, ये सारी वैल्यूज़ नोट करनी है, ठीक है। ये ग्राफ, और बेसिकली ये ग्राफ है किन के बीच में, थोड़ा थोड़ा किसने दिया है और किसके बीच में रिलेशनशिप है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मेंशन करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मेंशन करना है, तो ये सब आप करना ज़रा। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट।